हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। एसबीआई पीओ 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, एसबीआई पीओ 2019 प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जो 18 क्वेश्चंस थे टोटल वो हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी बचे क्वेश्चंस आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हियर इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम योगेंद्र साहू एंड मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बी मैकेनिकल है। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड मेरा 4 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 4 सालों से बैंकिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पर रीजनिंग जो है पढ़ा रहा हूँ। अगर स्केड्यूल की बात करें तो देखिए, इंग्लिश और क्वांट आपको मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इनके वीडियोस जो हैं आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को अपलोड किए जाएंगे। इंग्लिश का जो रहेगा वो 9 AM एंड क्वांट जो रहेगा वो 9 PM। अगर रीजनिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रहेगा। रीजनिंग जो है रात को 9 बजे आपको वीडियो अपलोड होगा और बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो जो है आपको सुबह 9 बजे मिलेगा। अगर यहीं पर हम बात करें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ की, तो देखिए इससे पहले यहाँ पर इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। एक बार और जल्दी से देख लें। जनरल का कट ऑफ जो था 71 गया था आउट ऑफ 100। क्लियर? तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 71 जनरल का कट ऑफ गया था प्रीलिम्स। बाकी अदर कैटेगरीज के यहाँ पर आप कट ऑफ जो है देख सकते हैं। और टॉपिक अगर डिस्कस करें तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया हूँ, एक पर्टिकुलर स्लॉट लिया हूँ जिसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 17 थे। उसके बाद डायरेक्शंस के क्वेश्चन यहाँ पर 3 थे, सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 1 क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आया था, अल्फा न्यूमेरिकल के 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस 4 क्वेश्चन। टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जब भी आप रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। इससे पहले 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए, अब यहां पर अगर क्वेश्चन देखें तो 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। देखिए, एक रो में बैठे हैं। क्लियर? तो एक रो में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। तो कोई सिंगल यहाँ पर सिंगल फेसिंग नहीं है, दो तरफ फेस किए हैं। कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जब भी कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करता है, ये नॉर्थ फेसिंग है, तो जो लेफ्ट और राइट रहता है, जो हमारा लेफ्ट और राइट है। क्लियर? आप हमेशा अपने आप को नॉर्थ फेसिंग ही मानेंगे और जो आपका लेफ्ट है वही इस पर्सन के लिए लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वही इस पर्सन के लिए। और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। तो जो लेफ्ट था अब राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है पी सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो यहां पर बोला गया है कि पी जो है वो सेकेंड बैठा है किसी एक्सट्रीम एंड से। देखिए, हर एक रो का 2 एक्सट्रीम एंड होता है। क्लियर? हर एक रो का 2 एक्सट्रीम एंड, एक ये एंड हो गया लेफ्ट एंड और एक हो गया राइट एंड। अब हमको ये नहीं बताया गया है कि वो कौन से एंड में है, लेफ्ट एंड की तरफ है कि राइट एंड की तरफ। तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। क्लियर? तो 2 केसेस बनेंगे। एक फर्स्ट केस लिया मैं, ठीक है, और एक लिया सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां पर पी को रख लूंगा। तो देखिए, पी सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स। तो एक्सट्रीम एंड 2 होते हैं, तो यहां पर अगर मैं ले लूं एक पर्सन है तो दूसरा यहां पर कौन आ जाएगा? पी। क्लियर? और अगर मैं इस साइड लूं राइट साइड तो यहां पर एक पर्सन आ जाएगा, फिर यहां पर कौन आ जाएगा? तो वो है पी। बट इनका डायरेक्शन यहां पर हमको नहीं पता है। अब देखिए, टोटल 9 पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पी तक 2 लोग हो गए, तो बाकी पी के इस साइड आएंगे। क्लियर? तो 7 पर्सन और बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 9 लोग हो गए। वैसे यहां पर भी 2 लोग बैठ चुके हैं, तो बाकी जो है पी के इस साइड आएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, टोटल 9 पर्सन हो गए दोनों केस में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब देखो, पी यहां पर है, फर्स्ट केस की बात करें। क्लियर? पी यहां पर है। अब आर इस साइड तो आएगा नहीं। क्लियर? क्योंकि एक ही पर्सन है, तो आर इधर आएगा, तो ये आर हो गया। और इस केस की बात करेंगे तो आर यहां आ जाएगा। तो देखिए, पी और आर के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर लिखा हुआ है एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर के थर्ड लेफ्ट में एस बैठा है, बट आर किधर देख रहा है? लेफ्ट ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है कि साउथ की तरफ देख रहा है, यहां पर हमको नहीं पता है। तो दोनों केसेस लेके चलेंगे। क्लियर? एक बार आर को नॉर्थ की तरफ फेस करके देखेंगे, एक बार यहां पर आर को साउथ की तरफ। मान लो आर जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किया है। क्लियर? तो इसका लेफ्ट इधर होगा। अब यहां पर हमको क्या बोला है? एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो अगर आर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो थर्ड लेफ्ट में कौन है? पी। क्लियर?
थर्ड लेफ्ट में कौन है? पी। ये फर्स्ट लेफ्ट, देन ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट। तो पी है तो इसका मतलब आर जो है नॉर्थ नहीं देख सकता, तो इस केस में कहां देखेगा? साउथ। तो ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये हो जाएगा थर्ड लेफ्ट, तो यहां पर आ जाएगा एस। और सेकंड केस की बात करें तो देखिए अगर यहां पर आर जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो मैं इसमें लेफ्ट ले सकता हूं, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां पर एस आ जाएगा। बट अगर आर साउथ की तरफ देखेगा तो यहां पर थर्ड लेफ्ट में कौन है? पी। क्लियर? इसीलिए आर जो है इस केस में नॉर्थ की तरफ देखेगा और फर्स्ट केस में साउथ की तरफ। तो बस आपको यहां पर जब डायरेक्शन नहीं पता तो दोनों यहां पर केसेस लेके चलेंगे, एक बार नॉर्थ भी चेक करेंगे, एक बार साउथ भी चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट पे यू बैठा है। अब देखिए यू जो है यहां पर सेकंड राइट में बैठा है एस के, बट एस कहां देख रहा है? नॉर्थ की साउथ, ये हमको नहीं पता। तो फिर से यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही केस में एक बार नॉर्थ, एक बार एस को नॉर्थ की तरफ, एक बार एस को साउथ की तरफ यहां पर फेस करके देखेंगे। बट अगर आप देखें तो एस जो है दोनों ही केस में एंड के सेकंड नंबर पे, एक्सट्रीम एंड से सेकंड नंबर पे है। क्लियर? तो फर्स्ट केस में जो यू है वो एस के इस साइड आ ही नहीं सकता, तो u जो है s के इस साइड आएगा। और अगर इधर आएगा और मुझे अगर s का राइट चाहिए तो ये डायरेक्शन राइट में कब आएगा? जब यहां पर वो पर्सन साउथ की तरफ देख रहा होगा। इसका मतलब s साउथ की तरफ देखेगा तो ये फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकंड राइट, तो यहां पर बैठेगा u। क्लियर? अगर इस केस की बात करें तो s के इस साइड u आ ही नहीं सकता क्योंकि एक ही पर्सन है। क्लियर? और सेकंड यहां पर मुझे राइट में चाहिए, इसका मतलब s कहां देख रहा होगा? तो u जो है s के इस साइड आएगा। इसका मतलब इस साइड को मैं राइट कब बोलूंगा? जब s कहां देख रहा होगा? नॉर्थ। तो यहां पर फर्स्ट राइट और ये हो गया इसका सेकंड राइट, तो यहां पर आ जाएगा u। क्लियर? तो होप सो ये चीज समझ में आया होगा। बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इमीडिएट नेबर्स। देखिए यहां पर लिखा है इमीडिएट नेबर्स ऑफ s फेसेस ऑपोजिट टू s। इसका मतलब ये हुआ कि जो s के दो नेबर्स हैं, एक ये नेबर हो गया, एक ये नेबर हो गया। अगर s नॉर्थ देख रहा होगा तो ये दोनों इसको ऑपोजिट साउथ देख रहे होंगे, और अगर s साउथ देख रहा होगा तो ये दोनों उसके नेबर्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, यही बोला गया है। तो देखिए यहां पर फर्स्ट केस की बात करूं तो s कहां देख रहा है? साउथ की तरफ, तो उसके दोनों नेबर्स कहां देखेंगे? नॉर्थ की तरफ। और अगर मैं सेकंड केस लूं तो s कहां देख रहा है? नॉर्थ की तरफ, तो ये दोनों के यहां पर दोनों पर्सन कहां देख रहे होंगे? साउथ की तरफ। क्लियर? यही लिखा हुआ था। फिर लिखा टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अगेन यहां पर u के सेकंड राइट में बैठा है t। इसका मतलब u जो है उसका डायरेक्शन तो हमको नहीं पता, तो फिर से यहां पर नॉर्थ और साउथ लेके चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस यहां पर देखते हैं, तो ये है u। अब यहां पर बोला है कि t जो है सेकंड राइट है u के। अब देखिए अगर u यहां पर नॉर्थ देख रहा होगा, अगर u जो है नॉर्थ देख रहा होगा तो उसका राइट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर अगर u नॉर्थ देखेगा तो सेकंड राइट में s है, इसीलिए u जो है साउथ देख रहा होगा तो इसका सेकंड राइट, तो फर्स्ट राइट r हो जाएगा और सेकंड राइट r के बगल में यहां पर क्या आ जाएगा? तो वो है t। क्लियर? क्योंकि यहां पर u अगर नॉर्थ देखेगा तो सेकंड राइट में कौन है? s। और सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए u को अगर मैं साउथ देखने बोलूं, क्लियर, अगर u साउथ देख रहा है तो उसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? s। इस केस में तो इसीलिए सेकंड केस में u को नॉर्थ देखना होगा, तो ये हो गया फर्स्ट राइट r और सेकंड राइट यहां पर क्या आ जाएगा? t। होप सो यहां तक समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? w इज इमीडिएट नेबर ऑफ t। w जो है t का नेबर है। अब देखिए फर्स्ट केस में t के नेबर की अगर मैं बात करूं तो एक नेबर तो r है, तो ऑब्वियस सी बात है जो w है वो इधर बैठेगा, यहां पर आएगा। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा w। ठीक है, t का नेबर है क्योंकि एक नेबर तो r है। और सेकंड केस की बात करूं, देखिए इस केस में भी एक नेबर, सेकंड t का एक नेबर r है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आएगा w। ठीक है, क्योंकि t जो है w जो है वो t का नेबर है। नेक्स्ट लिखा है, क्वेश्चन पे आ जाइए, पर्सन सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब अगर एक पर्सन नॉर्थ देख रहा होगा तो दूसरा साउथ। तो अब देखिए एंड्स वाले एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं। अगर फर्स्ट केस देखूं तो यहां पर जो एक एंड में बैठा है वो नॉर्थ देख रहा है, तो दूसरा वाला पर्सन कहां देखेगा? साउथ। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो एक एंड का पर्सन का मुझे पता है कि वो साउथ देख रहा है, तो दूसरा कहां देख रहा होगा? नॉर्थ। क्लियर? तो बस ये बना लिए। नेक्स्ट लिखा है पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकंड राइट में कौन बैठा है? पी। अब देखिए टी के सेकंड राइट में पी, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, ये है पी और ये है टी, ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अब पी जो है वो सेकंड राइट में कब आएगा? टी के, जब टी कहां देख रहा होगा? साउथ। क्योंकि अगर नॉर्थ देख रहा होगा तो लेफ्ट हो जाएगा पी, तो इसीलिए टी को कहां देखना होगा? साउथ। और अगर सेकंड केस की बात करूं तो यहां पर है पी, तो इस केस में पी टी को कहां देखना होगा? तो वो है नॉर्थ। तभी मैं बोलूंगा कि यहां पर पी जो है वो सेकंड राइट में आएगा टी के। तो देखिए पी सेकंड राइट में आएगा टी के, अगर सेकंड केस में नॉर्थ देख रहा होगा, और फर्स्ट केस में टी को कहां देखना होगा? साउथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है?
W एंड P डजंट फेस नॉर्थ। अगर वो नॉर्थ नहीं देख रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है साउथ देख रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि W और P साउथ देख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में भी W और P को मैं साउथ के डायरेक्शन कर दिया, और इस केस में सेकंड केस में भी W और P कहां देखेंगे, साउथ की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। Q जो है V के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। अब देखिए दो केसेस होंगे, अगर V नॉर्थ देख रहा होगा तो इसका सेकंड लेफ्ट ये होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यहां पर कौन आ जाएगा, Q। और अगर V जो है साउथ की तरफ देख रहा होगा, क्लियर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये हो जाएगा सेकंड लेफ्ट, तो यहां पर आ जाएगा Q। तो अगर V नॉर्थ देख रहा होगा तो Q इस साइड आएगा, और अगर V साउथ देख रहा होगा तो Q इस साइड आएगा, क्लियर। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो देखिए एंड्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं यहां पर की, तो यहां पर सिर्फ एक ही प्लेस है, इसका मतलब यहां पर V और Q नहीं आ पाएंगे। तो ये दो प्लेस है जहां पर V और Q आ सकते हैं, सिर्फ यहां पर दो प्लेस हैं। कलर में चेंज कर लेता हूं, देखिए यहां पर दो प्लेस है, ये एक प्लेस यहां पर है और एक प्लेस यहां पर है, यहीं पर आ सकते हैं। और सेकंड केस में भी ये एंड में तो नहीं आ पाएंगे, तो यही दो प्लेस है, एक ये वाला प्लेस है और एक ये वाला प्लेस है जहां V और Q आएंगे। अब देखिए यहां पर दोनों ही जो है वो कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, क्लियर। तो नॉर्थ की तरफ मतलब V जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, मतलब यहां पर ये जो मैंने बनाया ये हिंट का ये वाला केस लगेगा। इसका मतलब V को मुझे यहां पर बैठाना होगा और Q को यहां पर बैठाना होगा, क्लियर। और इस केस में दोनों ही साउथ देख रहे हैं, तो साउथ देख रहे हैं मतलब ये वाला केस लेंगे, इसके नीचे वाला। तो V को मुझे यहां पर बैठाना होगा एंड में, तो Q को मैं यहां पर बैठाऊंगा। और आगे लिखा है X डजंट फेस साउथ। तो X अगर साउथ नहीं देख रहा होगा, इसका मतलब नॉर्थ देख रहा है, तो X जो है नॉर्थ देखेगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो X के लिए सिर्फ यही प्लेस बचा, और अगर X को यहां पर बैठाऊंगा तो वो कहां देख रहा है, साउथ, बट X साउथ नहीं देख रहा है, तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा और मेरा ये सेकंड जो केस है ना ये सही हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा X। तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक्सप्लेनेशन था इसीलिए टाइम लगा, अगर एक्सप्लेन नहीं करना था, अगर मुझे ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिलता और मुझे सॉल्व करना होता, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को 2 मिनट के अंदर यहां पर आराम से मैं सॉल्व कर सकता था, ज्यादा समय यहां पर नहीं लगता, सारे डायरेक्ट पॉइंट थे। और आपके पास कभी भी प्रीलिम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें आप फंस जाएं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपसे बन सकता है, बट यहां पर आपको अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है, आपको जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे इसके आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उसके आंसर्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है, तो ये है मेरा यू। अब यू कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब राइट इधर होगा, तो ये फर्स्ट राइट में R, सेकंड राइट में T और थर्ड राइट में W। इसीलिए मेरा आंसर क्या जाएगा, तो वो है ऑप्शन W। नहीं दिया इसलिए यहां पर हम टिक करेंगे नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कितने बैठे हैं, तो ये है P, क्लियर, ये है P और ये है S। P और S के बीच में कितने दिख रहे हैं हमको, 5 पर्सन दिख रहे हैं, Q U R T W, 5 लोग हैं। तो यहां पर मैं ऑप्शन जो टिक करूंगा वो रहेगा मेरा ऑप्शन जो जाएगा C5, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स। एंड्स में कौन कौन बैठे हैं भाई, एक तो एंड में V बैठा है और दूसरा एंड में X बैठा है, मतलब V और X यहाँ पर मेरा पेयर बनेगा। और VX कहां दिख रहा है मुझे, ऑप्शन B में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन B टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ। कितने लोग साउथ देख रहे हैं, तो देखिए साउथ कितने दिख रहे हैं, एक V, फिर एक Q, फिर एक W और एक है P। तो 4 हैं जो यहाँ पर साउथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, वो है C। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है, 4 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर ऑड वन हमको निकालना है, मतलब यहाँ पर 4 सेम टाइप के होंगे और एक जो होगा वो यहाँ पर अलग होगा उनसे। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, यही बोला है। तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर जो 4 लोग होंगे ना, या तो वो नॉर्थ देख रहे होंगे और एक साउथ देख रहा होगा, या फिर 4 लोग जो है वो साउथ देख रहे होंगे और एक पर्सन नॉर्थ देख रहा होगा, कुछ इस तरीके से। चलिए V दिया है, Q दिया है, W दिया है। चलिए V Q W अगर मैं चेक करूं तो देखिए V जो है वो कहां देख रहा है, साउथ। Q जो है वो कहां देख रहा है, साउथ। W जो है वो कहां देख रहा है, साउथ। फिर क्या यहाँ पर लिखा है, X और P। और हमको पता है X जो है वो साउथ नहीं देख रहा है, X कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, और P जो है वो कहां देख रहा है, साउथ। मतलब बाकी जो 4 है वो साउथ देख रहे हैं और सिर्फ X है जो कहां देख रहा है, नॉर्थ, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा D। होप सो ये चीज समझ में आया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फैमिली कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। चलिए यहां पर हमको लिखा है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स P Q R S T U V and W
एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। देखिए 2 मैरिड कपल दे दिए तो मैं लिख लिया 2 मैरिड कपल, क्लियर। और यहां पर क्या लिखा है, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। नो सिंगल पेरेंट का मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पेरेंट निकलेगा, ठीक है, तो उसकी वाइफ डेफिनेटली होगी, या फिर अगर कोई यहाँ पर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ डेफिनेटली होगी, और अगर कोई वाइफ है तो एक हस्बैंड तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। मतलब जो मैरिड कपल है ना वही यहाँ पर पेरेंट होंगे, और जो कोई भी यहाँ पर अगर मुझे मैरिड नहीं दिखा वो कभी भी पेरेंट नहीं है, क्लियर। इसका मतलब यही हुआ। चलिए यहाँ पर लिखा है पी हैज 2 सन एंड इज मैरिड टू आर। तो पी का 2 सन है और वो किससे मैरिड है, आर से। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये पी किससे मैरिड है, आर से। तो देखिए ये स्लैश यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर मैरिड शो करने के लिए, ठीक है। और इसके 2 सन है, तो पी के 2 सन है। अब 2 सन है तो देखिए एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये 2 सन हो गए, और सन है इसलिए मैं यहाँ पर प्लस डाल दिया। देखिए जो प्लस रहेगा वो मेल पर्सन के लिए रहेगा, और जो माइनस यूज करूंगा इसका मतलब फीमेल पर्सन के लिए रहेगा, क्लियर। और जो मैं स्लैश यूज कर रहा हूं इसका मतलब वो स्पाउस रहेंगे। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, क्लियर, मैरिड कपल जिसको हम स्पाउस बोलते हैं। और जब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर 2 पर्सन को कनेक्ट कर दिया, जैसे पी और क्यू को वर्टिकल लाइन से अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब वो क्या हो गया, सिबलिंग। सिबलिंग मतलब क्या हुआ, भाई बहन, या भाई भाई या भाई बहन, जो भी, क्लियर। मतलब सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन को हम सिबलिंग बोलते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है पी हैज 2 सन एंड इज मैरिड टू आर। तो यहाँ पर पी के 2 सन है और वो आर से मैरिड है। अब देखो ये दोनों 2 सन है, इसका मतलब ये दोनों भाई हैं, मतलब सिबलिंग है। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों को कनेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट लिखा है एस हु इज वन ऑफ द सन ऑफ पी। मतलब एस जो है एक सन है पी का, तो पी का एक सन है, तो मैं एस को कहीं भी रख सकता हूं, तो मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। तो एस एक सन है पी का, इज फादर ऑफ डब्ल्यू। तो यहां पर देखो एस हु इज वन ऑफ द सन ऑफ पी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। मतलब एस जो है वो एक सन है पी का, और वो किसका फादर है, डब्ल्यू का, डब्ल्यू का पिता है। इसका मतलब डब्ल्यू जो है एस से नीचे वाले जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया। बट डब्ल्यू मेल है कि फीमेल यहाँ पर हमको नहीं बताया गया। अब देखिए एक मैरिड कपल ये निकल गया। अब दूसरा यहाँ पर जो है ना, तो एस पेरेंट हो गया, तो ये सिंगल पेरेंट नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, क्लियर, इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता, यही लिखा हुआ था। अब उसके बाद लिखा है वी इज डॉटर ऑफ टी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, क्लियर। तो वी जो है वो डॉटर है टी की, तो वी जो है वो टी की डॉटर है। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाई, ये टी, और टी जो है वो वी जो है वो टी की डॉटर है, तो वी टी की डॉटर है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से यहां पर पुट करना है। अब ये जो टी है ये सिंगल पेरेंट तो होगी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही मैरिड कपल थे, एक पी और आर मिल गया, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है ये जो टी है ना, तो एस जो है वो उसका हस्बैंड हो जाएगा, और टी जो है वो वाइफ हो जाएगी एस की, और इनकी यहाँ पर डॉटर जो है वो वी हो जाएंगी। मतलब टी की डॉटर वी तो एस की भी डॉटर वी, मतलब डब्ल्यू और वी जो है वो सिबलिंग हो जाएंगे, जिसमें वी जो है वो फीमेल है, बट डब्ल्यू का यहाँ पर हमको नहीं पता। और टोटल 7% थे, तो एक है पी, एक हो गया आर, एक हो गया टी एस वी डब्ल्यू, 6 हो गए, एक बचा, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ था कि वी इज डॉटर ऑफ टी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। तो ये जो यू की सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब एक ही पर्सन बचा है और वो है यू, तो यू को मैं इधर रख दूंगा। तो देखिए यू जो है अगर मैं यहां पर बोलूं तो टी जो है वो किसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, एस की, क्योंकि जो भाई होते हैं उसकी वाइफ को हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, क्लियर। और लास्ट लिखा है आर इज ग्रैंड मदर ऑफ वी। तो आर जो है वी की ग्रैंड मदर है, तो वी की ग्रैंड मदर, तो ये देखिए भाई ये वी है, वी के फादर हो गए एस, और यहां पर आर जो है वो ग्रैंड मदर हो जाएंगी वी की, इसका मतलब आर जो है वो फीमेल हो जाएंगी माइनस, और यहां पर पी जो है उनके ग्रैंड फादर हो जाएंगे मतलब प्लस। तो यहां पर प्लस माइनस पता चल गया, सिर्फ एक नहीं पता चला है हमको, वो है डब्लू। तो डब्लू का जेंडर यहां पर अभी तक हमको नहीं पता चला, बाकी सबके जेंडर पता चल गए। जो प्लस है वो मेल क्या है, जो माइनस है वो फीमेल के। चलिए तो ये फैमिली ट्री बन गया हमारा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन के आंसर्स देने। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर देना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ वी इज ओनली नीस ऑफ यू, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एस फादर्स। एस के फादर से डब्लू का रिलेशन क्या होगा अगर वी ओनली नीस है यू की, क्लियर। ओनली नीस, नीस मतलब क्या होता है, या तो हम भांजी को नीस बोलते हैं या तो भतीजी को नीस बोलते हैं। बट यहां पर अगर हम देखें तो यू की ओनली नीस मतलब यू की भतीजी कौन हुई, वी,
क्लियर, और ओनली नीज, इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो नीज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो मेल होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर, इस क्वेश्चन के हिसाब से W जो है वो मेल होगा। और हमको पूछा है कि हाउ इज W का रिलेशन एस के फादर से क्या होगा, मतलब एस के फादर W को क्या बोलेगा, यही पूछा गया। चले भाई, अब एस के फादर की बात करते हैं, तो एस के फादर कौन हो गए, P। तो W जो है एस के फादर से क्या रिलेशन रखेंगे, तो P जो है वो W को क्या बोलेंगे भाई, तो अपने यहां पर सन को बोला जाता है ग्रैंड सन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, वो है ग्रैंड सन, तो ऑप्शन जाएगा ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ W इज नॉट अ मेल मेंबर, मतलब W अगर फीमेल है, ठीक है, देन हाउ इज W रिलेटेड टू सन ऑफ वीज मदर इन लॉ। अब देखिए वीज मदर इन लॉ मतलब क्या हुआ, देखिए वी की मदर वी की मदर जो भी होंगी उसकी मदर इन लॉ मतलब इसके जो हस्बैंड होंगे वी के मदर के, उनकी मदर की बात किया। क्लियर, अब यहां पर हमको बोला है W रिलेटेड टू सन ऑफ वीज मदर इन लॉ, मतलब वी की जो मदर है उसकी मदर इन लॉ जो है उनके सन, इसका मतलब क्या हुआ, वी के फादर, तो वी के फादर की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए वी के जो फादर होंगे ना उसका रिलेशन W का रिलेशन वी के फादर के साथ बताना है। तो देखिए W और V जो है हमको पता है कि दोनों क्या हैं, सिबलिंग है, और W अगर मेल मेंबर नहीं है इसका मतलब W क्या हो जाएगी, फीमेल। अब हमको क्या बताना है, इसके साथ इसका रिलेशन, तो W जो है इनकी क्या लगेंगी भाई, तो W जो है इनकी बेटी लगेंगी, मतलब डॉटर, तो ऑप्शन जाएगा डी। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर बोला हाउ इज W रिलेटेड टू सन ऑफ वीज मदर इन लॉ, वी की जो मदर है, क्लियर, इनकी मदर इन लॉ क्या होंगी, यहां पर इसके हस्बैंड और इसकी मदर। क्लियर, तो वी के मदर इन लॉ के सन, तो W रिलेटेड टू सन ऑफ, तो किसके सन, इसके सन, और इसके सन कौन हो जाएंगे, तो वी के फादर, इनके सन हो जाएंगे। क्लियर, अब यहां पर ये जो है वो W को क्या बोलेंगे, तो W फीमेल है, और यहां पर अगर देखें तो V और W इनके ही चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो W अगर फीमेल है इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, डॉटर, तो ऑप्शन हम डी टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है हाउ इज W रिलेटेड टू यू, W का U से रिलेशन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो W का जेंडर तो निकला ही नहीं, स्पेसिफाई ही नहीं किया है, तो W का रिलेशन U से बता पाओगे क्या, तो W जो है या तो नीस होंगी या तो नेफ्यू होंगे, दोनों हो सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ है इसलिए मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में नेफ्यू है तो हम इसको टिक नहीं कर सकते क्योंकि नीज भी हो सकती है। क्लियर, और सिस्टर और ब्रदर तो है नहीं, और नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि इन तीनों में से यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब देखिए नन ऑफ दिस इस केस में हम टिक नहीं कर सकते, इस केस में क्या टिक करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन आप टिक करोगे। बट मान लो CND नहीं देता, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं देता, यहाँ पर दे दिया रहता आपको, मान लो फादर दे दिया रहता, तो एक सिस्टर, एक नेफ्यू, एक ब्रदर और एक फादर, और यहाँ पर है नन ऑफ दिस, तब उस केस में हम नन ऑफ दिस टिक करते, बट यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है इसलिए यहाँ पर हम CND टिक करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PQRST and V live on different floor in same building having its 6th floor number 1 to 6, the ground floor is number 1 and the floor above it is number 2 and so on till the topmost floor is number 6। तो 6 लोग हैं और 6 फ्लोर है, मतलब फ्लोर वाले क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम फ्लोर वाले क्वेश्चन में आप एक काम किया करो भाई, वो नंबरिंग, तो सबसे नीचे 1 होगा, देन उसके ऊपर 2, देन उसके ऊपर 3, देन 4, देन 5, देन यहाँ पर 6, टोटल 6 फ्लोर है। तो सबसे पहला काम यही करेंगे हम, नंबरिंग। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 6, यही दिया हुआ है। और फ्लोर जब भी आप देखते हैं, जब भी आप लिफ्ट में भी ट्रेवल करते हो तो नीचे जो रहता है वो कम नंबर रहता है और ऊपर जैसे ही जाते जाते हैं नंबर हमारा बढ़ते जाता है। चलो यहाँ पर लिखा है क्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो क्यू जो है वो इवन नंबर फ्लोर में रह सकता है। इवन नंबर फ्लोर की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सा फ्लोर है जहां पर जो इवन नंबर है, तो एक है 2, क्लियर, एक केस है 4 और एक केस है 6, तो ये 3 केस लिया मैं। क्लियर, 2, 4 एंड 6। फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं। तो अगर मैं फर्स्ट केस लूं, ये फर्स्ट केस है मेरा, ठीक, ये है मेरा सेकंड केस और ये हो गया मेरा थर्ड केस। क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू सेकंड में है तो वी ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ में हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं इस केस की, क्यू अगर फोर्थ में है, ठीक है, तो यहां पर 2 लोग होंगे, तो देखो वी जो है ऊपर रह नहीं पाएगा क्योंकि वी जो है ऊपर अगर देखोगे तो सिर्फ 5th और 6th फ्लोर है और हमको चाहिए क्यू और वी के बीच में 2, इसलिए वी जो है इस केस में कहां आ जाएगा, तो वो है फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है,
ये अलग अलग केसेस यहाँ पर ले लेते हैं। ये एक केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया, ठीक है। ये भी मैं बना लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हुआ। ये सब आपको रफ शीट में करना होगा भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा जरूरत है तो करिए, नहीं है तो नहीं करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो है क्वेश्चन बनना। देखिए क्यू जो है इवन नंबर था तो 2 4 6 में रख लिया, और क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ पर क्यू सेकंड में है तो वी फोर्थ में आ जाएगा, क्यू फिफ्थ में आ जाएगा। सेकंड केस की बात करें क्यू फोर्थ में है तो वी जो है वो फर्स्ट में रखेंगे, और थर्ड केस की बात करें तो क्यू सिक्स में है इसलिए वी जो है नीचे आ जाएगा, वो है थर्ड फ्लोर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एस लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबोव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स। एस किसके ऊपर रहता है, आर के ऊपर इमीडिएटली। तो देखिए एस जो है वो आर के इमीडिएटली ऊपर रहता है, तो दोनों को मुझे साथ में रखना होगा, जहां भी रखूंगा साथ में। तो इस केस में देखो, अगर फर्स्ट केस की बात करूं एस और आर के लिए सिर्फ थर्ड और फोर्थ जगह है, ठीक है। अगर सेकंड की बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास सिक्स और फिफ्थ दो है, और यहां पर थर्ड और सेकंड यहां पर भी रख सकता हूं। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो यहां पर भी आप कहां रख सकते हो, फिफ्थ एंड फोर्थ में, और यहां पर सेकंड एंड वन में। बट आगे क्या लिखा है वो देखिए, एस डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो एस जो है वो ऑड नंबर फ्लोर में नहीं रह सकता, इसका मतलब एस इवन में ही हो पाएगा, ठीक है, इवन में ही रख पाएंगे। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो एस जो है उसको अगर मैं यहां पर रखूं, ठीक है, तो एस ऊपर रहेगा आर नीचे। तो अगर मैं इस केस की बात करूं सेकंड केस में यहां पर, तो यहां पर एस नहीं आ पाएगा थ्री में, इसलिए एस को मैं सिक्स में रखूंगा और आर को मैं फिफ्थ में रखूंगा। और थर्ड केस की बात करूंगा तो एस और आर की बात करें तो देखिए एस कहां पर रहेगा, तो एस इवन फ्लोर है, क्लियर। तो एस जो है उस केस में कहां रहेगा, सेकंड में, और आर कहां रहेगा, वो है फर्स्ट में, क्योंकि एस ऊपर यहां पर तो नहीं आ सकते, क्योंकि एस को यहां रखना पड़ेगा, आर को यहां, बट एस ऑड हो जाएगा, बट हमको क्या चाहिए, इवन, क्लियर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, P does not live on a floor which is immediately above or immediately below the floor on which T lives। अब देखिए यहां पर लिखा है कि P जो है वो किसके इमीडिएटली अबो और किसके इमीडिएटली बिलो नहीं रह सकता, वो है टी के। मतलब टी अगर इसके ऊपर है तो पी यहां नहीं रह पाएगा, और अगर टी इसके जस्ट नीचे है तो यहां पर भी पी नहीं रह पाएगा। तो मैं इस हिसाब से ऐसा बोल सकता हूं कि टी जहां भी होगा उसके ऊपर और उसके नीचे कहीं पर भी यहां पर पी नहीं आएगा। तो पी जो है वो टी के ऊपर और नीचे इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा है पी डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर दैट इज फ्लोर नंबर 1। तो पी फर्स्ट में नहीं आएगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट केस की बात करो तो P1 में नहीं आएगा, तो P6 में आ सकता है, और T कहां आ जाएगा, फर्स्ट में। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो P और T को तो यहीं रखना पड़ेगा, और थर्ड केस की बात करूंगा तो भी P और T को यहीं रखना पड़ेगा। और इस केस में दोनों ही केस में दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गया, मतलब एक के ऊपर एक यहां पर हमको रखना पड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे, बट P और T साथ में हो ही नहीं सकते, इसलिए सेकंड और थर्ड केस मेरा कैंसिल आउट हो गया, और फर्स्ट यहां पर मेरा सही हो जाएगा। तो जब आप केसेस बना के सॉल्व करोगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको दोबारा किसी भी लाइन को नहीं पढ़ना है यार, किसी भी लाइन को दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब आपका अप्रोच ऐसा होगा कि आप किसी भी लाइन को दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, आप जब भी पजल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, चाहे छोटा पजल हो चाहे बड़ा पजल हो, अगर आप किसी भी लाइन को एक बार ही पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप बहुत अपना टाइम बचा सकते हो और आपकी स्पीड इसी से इंक्रीज होती। आप लोग बोलते हैं कि सर हमारी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं हो रही, क्यों इंक्रीज नहीं हो रही है? क्योंकि आप तो एक प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, और दोबारा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए वैसा आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे। आपको हमेशा यही ट्राई करना है कि किसी भी लाइन को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको हमेशा यही ट्राई रखना है अपना। चलिए अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चंस। यहां पर हमको क्वेश्चन लिखा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑन विच क्यू और वी लिव्स। क्यू और वी के बीच में कौन कौन रहते हैं? देखिए क्यू यहां पर है और ये है वी, तो Q और V के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, S और R, तो यहां पर मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, वो है A R S। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। फ्लोर नंबर 5 में कौन रहेगा भाई? फ्लोर नंबर 5 में मुझे दिख रहा है V, इसलिए यहां पर मेरा ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज T लिव्स। T जो है वो कौन से फ्लोर में है? तो T मुझे दिख रहा है यहां पर फर्स्ट फ्लोर, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहां पर, फर्स्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर अबोव द फ्लोर ऑन विच P लिव्स। P के ऊपर कितने पर्सन्स रहते हैं? तो P के ऊपर कितने पर्सन रहते हैं? तो P ऑलरेडी यहाँ पर सिक्स्थ में ही है, तो P के ऊपर तो एक भी पर्सन नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, नन। क्लियर? तो होप से ये चीज समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अल्फा न्यूमेरिकल से, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है,
अल्फा न्यूमेरिकल के कभी 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको अल्फा न्यूमेरिकल आना चाहिए और इसके लिए आपको रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूले जो होते हैं लेफ्ट राइट, क्लियर, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकालते हैं ये सब पता होना चाहिए आपको। इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, या हम ये सारी चीजें आप चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से। जब आप अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की बात करते हैं तो आप ऑर्डर और रैंकिंग बहुत अच्छे से पढ़ के आइए, क्योंकि इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको काउंट करना होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पर हमको एक सीरीज दे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या सीरीज दिया है। तो यहाँ पर लेटर्स भी हैं, यहाँ पर नंबर्स भी हैं और यहाँ पर सिंबल भी है। 3 चीज है, लेटर, नंबर और सिंबल्स। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, तो कभी भी आप यहाँ पर पूरा लेटर, सिंबल्स, ये पूरा ये सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन अबो अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट की बात की है। देखिए कॉन्सोनेंट मतलब लेटर की बात कर रहा है। लेटर में एक होता है आपका कॉन्सोनेंट और एक होता है वॉवेल। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या होता है, आप सबको इतना तो नॉलेज होगा। 5 वॉवेल होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट है। जो वॉवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन अबो अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, जिसके जस्ट पहले एक वॉवेल है बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, बट उसके पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सीरीज कैसे बनेगा, देखिए कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, जिसके आगे एक वॉवेल है और जिसके पीछे एक नंबर नहीं है, नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल होना चाहिए और पीछे यहाँ पर कॉन्सोनेंट के नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अब कैसे यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो देखिए ये जो सीरीज है ना, इसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन में सिर्फ इतना ही दिखेगा, ये नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो ये देखिए ये सी है और ये वी है, मतलब कॉन्सोनेंट और वॉवेल। कॉन्सोनेंट और वॉवेल साथ में ढूंढो। क्लियर। कॉन्सोनेंट जो है पहले होना चाहिए, वॉवेल आगे होना चाहिए। मतलब हम लेफ्ट से ही यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो कॉन्सोनेंट पहले होना चाहिए, बाद में वॉवेल, उसके पीछे नंबर नहीं। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो देखिए फर्स्ट में एस है मेरे पास, फिर यहाँ पर क्या है एन। तो ये कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पर वॉवेल नहीं है। अच्छा एन की अगर मैं बात करूंगा तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट, आगे वॉवेल है, बिल्कुल है। ठीक है। तो ये एक मुझे एक नंबर मिला, एन सॉरी एक मुझे पैटर्न इस हिसाब से मिल रहा है, एन और ई, और पीछे नंबर है क्या, नहीं है। तो पीछे नंबर नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट मिल गया मुझे। फिर आएंगे हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट वॉवेल, साथ में ढूंढो कॉन्सोनेंट वॉवेल कहां पर है। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल की अगर मैं बात करूं, देखिए आई और जी, तो कॉन्सोनेंट हो गया यहाँ पर जी, और आई जो हो गया वॉवेल हो गया, और पीछे नंबर है क्या, नहीं है, क्या है, सिंबल, तो चलेगा, ये मेरा दूसरा मिल गया मुझे। फिर आते हैं हम कॉन्सोनेंट वॉवेल ढूंढते हुए। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, तो देखिए कहीं पर भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल एक साथ दिख रहा है क्या आपको, अब कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कहीं पर कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल जस्ट उसके बाद में नहीं है, या फिर जहां पर भी वॉवेल है उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, और कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो मुझे कितने दिखे, तो ऐसे कितने हमको मिले कि जिसमें अरेंजमेंट में कॉन्सोनेंट था और उसके आगे वॉवेल था फॉलोड बाय, बट पीछे नंबर नहीं थे, तो वो है 2। एक मुझे मिला एस एन ई, तो देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट, ये हो गया वॉवेल, और पीछे नंबर नहीं है, कुछ भी हो बस नंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा मिला मुझे जी और यहाँ पर आई, और पीछे क्या है, हैशटैग। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे 2 मिले, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, तो वो है ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन अबो अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके पीछे जस्ट प्रीसीडेड, मतलब जिसके पीछे एक वॉवेल है और लिखा हुआ है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं जिस जो सिंबल से फॉलो कर रहे हैं, मतलब सिंबल जिसके आगे है, बट दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। क्लियर। दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट के साथ में इधर वॉवेल भी है और इधर सिंबल भी है, ये यहां पर हमको नहीं चाहिए। या तो वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए या कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट केस देखते हैं। तो पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला देखते हैं कि कितने हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहां पर है ई वॉवेल, बट आगे कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। फिर मैं वॉवेल पे आता हूं, तो वॉवेल मुझे क्या दिख रहा है, आई, बट उसके आगे कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, ये क्या है, डॉलर। देन उसके आगे मैं आता हूं, तो यहां पर वॉवेल, नेक्स्ट वॉवेल कौन सा दिख रहा है मुझे, ए, बट इसके आगे कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है।
फिर मैं वॉवेल पे आता हूं तो वॉवेल और कहीं पर है क्या, नहीं है, मतलब ये पैटर्न तो मुझे नहीं मिला, क्लियर, ये वाला अरेंजमेंट नहीं मिला। अब देखूंगा कॉन्सोनेंट और सिंबल। चलिए कॉन्सोनेंट एंड सिंबल की बात करूं, देखिए कॉन्सोनेंट क्या है मेरे पास, अच्छा कॉन्सोनेंट और सिंबल है, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे सिंबल और कॉन्सोनेंट। तो पहले यहाँ पर मैं सिंबल देखता हूँ, क्योंकि सिंबल मुझे एक बार में दिख जाएगा और कम भी यहाँ पर सिंबल। तो सिंबल कौन सा दिख रहा है मुझे, पहले परसेंट, परसेंट के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, तो आर और परसेंट ये एक मिल गया मुझे। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पर सिंबल देखता हूँ, वो है हैशटैग, बट इसके पीछे यहाँ पर कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मैं सिंबल देखता हूँ, तो वो है डॉलर, डॉलर के यहाँ पर अगर पहले बात करूं तो कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, ये क्या है आपका वॉवेल। फिर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो ये मुझे दूसरा मिल गया। देन यहाँ पर मैं आता हूं तो वो है एट द रेट। अब एट द रेट के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, ये क्या है वॉवेल, तो ये नहीं होगा। फिर मैं आता हूं यहाँ पर, तो ये है मेरा एंड, जो एक सिंबल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है क्या, तो बिल्कुल है वाई, तो ये मुझे मिल गया। तो मुझे टोटल कितने मिल गए, ऐसे पैटर्न्स कितने मिल गए, 3, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी। तो होप सो ये चीज समझ में आया हो आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से इसीलिए सॉल्व करना है क्योंकि सीरीज बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो भाई आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन है, तो आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो सिर्फ इतने में होता है क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है टैब्स बने होते हैं जहां पर आपके नंबर्स दिखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपने यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशंस होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जो पूरा का पूरा सिर्फ इतने में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सीरीज जो है ना ये बहुत बड़ा सीरीज रहेगा, तो इतना ही दिखेगा आपको यहां से यहां तक। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल का बटन दिखेगा, आपको इसको स्क्रॉल करेंगे तब आपको बाकी के यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसीलिए बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 32। देखिए यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अबो अरेंजमेंट। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था कि आपको रैंकिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा है, पीछे से क्वेश्चन पढ़ो, 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और उसका 8th लेफ्ट जाना है हमको। तो हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ये 16th लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से मतलब यहां एस से हम 16th एलिमेंट पहले काउंट करोगे, फिर इसके पीछे 8 उसके लेफ्ट जाओगे, तो ऐसा हमको नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या है, जब भी आपको लेफ्ट हैंड दिया है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाना है तो बस माइनस कर देना है, क्लियर। जब हमारे पास लेफ्ट से लेफ्ट जाना है तो माइनस करना है, क्योंकि मान लो भाई एक एग्जांपल के लिए यहां पर एक मेरे पास सीरीज है, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। अगर मैं बोलूंगा कि यहां से लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ एलिमेंट है ना उसका सेकंड लेफ्ट जाना है, तो फोर्थ आप लेफ्ट हैंड से जाओगे, फिर इसका सेकंड लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, अब इसका सेकंड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, तो मेरा अल्टीमेटली क्या निकला, वो है सेकंड। आंसर क्या आएगा, सेकंड। वैसे ही यहां पर हमको क्या करना था, 16th जाना था लेफ्ट हैंड से, फिर उसके 8 लेफ्ट जाना है, मतलब माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 8, और 8 क्या लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 8वां एलिमेंट बस फाइंड करना है। तो 8वां एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एस, देन एन, देन ई, देन 7, देन आर, देन परसेंट, टोटल कितने हो गए 6, फिर आ गया एफ 7 और नेक्स्ट आया 8 9। फिर से एक बार देख लो, एस से एस तक 4 हो गए और आर से 9 तक 8 हो गए, तो 9th जो होगा वही यहां पर हमारा क्या होगा 8th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो ऑप्शन जाएगा यहां पर ए। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जाना है तो माइनस, जब आपको राइट हैंड से लेफ्ट जाना है तो यहां पर प्लस करते हैं, जब यहां पर राइट हैंड से आपको राइट जाना है तो माइनस, और जब आप लेफ्ट हैंड से राइट जा रहे हो तो यहां पर प्लस करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम से पहले क्लियर होने चाहिए, क्लियर। तो होप सो आज का सेशन आप सबको समझ में आया हो। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एसबीआई पीओ 2019 प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे। बहुत हेल्पफुल वीडियो था आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चला हो कि भाई कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और उस एग्जाम में हमको कैसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय योगी सर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।